इजराइल यहूदी शरणार्थियों के लिए बसाया गया एक छोटा सा देश था। हिटलर के द्वारा यहूदियों के नरसंहार के बाद जो थोड़े बहुत यहूदी बच गए थे, उन्हें यहाँ लाकर बसाया गया था। लेकिन जिस दिन इजराइल देश की स्थापना की घोषणा हुई, उसके अगले ही दिन 6 अरब देशों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। सिर्फ एक दिन पुराना देश होने के बावजूद इजराइल ने मजबूती से इन सभी देशों का मुकाबला किया और सभी अरब देशों को हराकर एक देश के रूप में खुद को स्थापित किया। 1967 में फिर से अरब देशों ने इजराइल पर हमला किया। इस हमले के बाद सिर्फ इजराइल ही नहीं, बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड की हिस्ट्री एंड जियोग्राफी पूरी तरह से बदल गई। जिस फिलिस्तीन के कुछ हिस्से को यहूदी लोगों को देकर इजराइल देश बसाया गया था, 1967 युद्ध के बाद फिलिस्तीन के पास बस कुछ हिस्सा बचा रह गया और फिलिस्तीन का बाकी पूरा हिस्सा इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। फिलिस्तीन के अलावा उसने बाकी आसपास के अरब देश के भी काफी बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया, जिस पर आज भी उसका ही नियंत्रण है। तो आखिर इजराइल ने यह सब कैसे किया? क्या है इजराइल और फिलिस्तीन का पूरा इतिहास, और आखिर कैसे यहूदियों का नरसंहार करने वाले हिटलर और उसके देश जर्मनी के बजाय अरब के मुसलमान इजराइल और यहूदी लोगों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए? आज के इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे। तो अगर आप भी इन दोनों देशों के पूरे इतिहास को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ यूं ही वीडियो के अंत तक बने रहें। फिलिस्तीन और इजराइल आज जिस क्षेत्र में मौजूद हैं, उस क्षेत्र को लेकर विवाद और युद्ध कोई नया नहीं है। इतिहास में इस इलाके में विवाद की सबसे बड़ी वजह जेरूसलम नाम का शहर रहा है। जेरूसलम दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और ये शहर तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स, यहूदी, ईसाई और इस्लाम के लिए पवित्र धार्मिक शहर है। इस वजह से इस शहर पर कब्जे को लेकर प्राचीन समय से ही इस इलाके में युद्ध होता रहा है। ये शहर अपने इतिहास में कम से कम 2 बार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। 23 बार इस शहर को किसी न किसी द्वारा सीज किया गया है, 44 बार इसे कैप्चर्ड एंड रिकैप्चर्ड और लगभग 52 बार इस शहर पर हमला किया गया है। इन नंबर से आपको जेरूसलम और फिलिस्तीन या इजराइल की धरती की अहमियत का अंदाजा हो गया होगा। सबसे पहले जेरूसलम और उसके आसपास के इलाकों में यहूदी रहा करते थे। जो जगह आज इजराइल देश के रूप में स्थापित है, उसे यहूदी लोगों का जन्म स्थान भी माना जाता है। यहूदी धर्म की शुरुआत यहीं से हुई थी। 63 BCE में रोमन जनरल पोम्पे ने जेरूसलम पर हमला करके उसे जीत लिया और इजराइल का पूरा इलाका रोमन साम्राज्य के कब्जे में आ गया। लगभग 300 सालों तक रोमन साम्राज्य का गुलाम रहने के बाद इजराइल बाइज़ांटाइन एम्पायर के कब्जे में चला गया। इस साम्राज्य ने 313 से 636 तक इजराइल पर हुकूमत की और 636 में जेरूसलम अरब लोगों के कब्जे में चला गया और वहां इस्लामी हुकूमत की शुरुआत हुई। इसके बाद के ज्यादातर समय तक यह पूरा इलाका अलग अलग मुस्लिम शासकों के कब्जे में ही रहा। मोस्ट नोटेबली 1517 से 1917 तक जेरूसलम समेत अरब के ज्यादातर हिस्सों में ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत कायम रही। लगभग 1300 सालों तक इजराइल में मुसलमानों की हुकूमत रही और इजराइल के यहूदी अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक बन गए। कुछ मुस्लिम शासकों ने यहूदियों के लिए सेकुलर रुख अपनाया, तो वहीं कुछ इनके जान माल के दुश्मन बन गए। इसके अलावा जेरूसलम पर कब्जे को लेकर क्रिश्चियंस और मुसलमानों के बीच कई बार युद्ध होते रहे, जिससे वहां रहने वाले यहूदियों को और भी ज्यादा परेशानी होने लगी और अंततः इन जुल्मों सितम से बचने के लिए यहूदी लोगों को अपना घर बार छोड़कर दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाकर बसना पड़ा। इनमें से ज्यादातर यहूदी यूरोप में जाकर बस गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ऑटोमन एम्पायर को हार मिली, तब फिलिस्तीन का पूरा हिस्सा ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में चला गया। 1917 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। उस समय तक ज्यादातर यहूदी लोग इजराइल को छोड़कर यूरोप के अलग अलग देशों में शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। ब्रिटेन ने इन सभी शरणार्थियों को उनका घर देने की योजना बनाई और उनमें बाल्फोर डिक्लेरेशन की घोषणा की। बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को यहूदियों के लिए नेशनल होम घोषित किया और ब्रिटेन की सरकार यहूदियों को यहां बसाने में मदद करने लगी। इसी समय से यहूदी और अरब लोगों के बीच विवाद बढ़ता गया। जैसे जैसे इन इलाकों में यहूदी लोगों की संख्या बढ़ती गई, यहूदियों के खिलाफ अरबों की नाराजगी भी बढ़ती गई। धीरे धीरे यह नाराजगी बढ़ते हुए कन्फ्लिक्ट का रूप लेने लगी और समय के साथ यह कन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया कि 1936 से 1939 के बीच यह विद्रोह का रूप ले चुका था।
जिसे द ग्रेट रेवोल्ट या इसे द ग्रेट फिलिस्तीन रेवोल्ट के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन पहले से ही यहूदी लोगों को यहां लाकर बसाने का काम कर रही थी। उधर दूसरी ओर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो चुका था और दुनिया के सामने द हॉलोकॉस्ट की भयानक सच्चाई सामने आ चुकी थी। द हॉलोकॉस्ट उस घटना का नाम है जिसमें हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों का कत्ल करवा दिया था। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद ही दुनिया के सभी देश एक सुर में यहूदियों के लिए सेपरेट नेशन की मांग करने लगे और उन लोगों के लिए इजराइल से बेहतर और कोई दूसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। द होलोकॉस्ट की सच्चाई सामने आने के बाद दुनिया भर से बचे हुए यहूदी अपनी जान बचाने के लिए फिलिस्तीन में आकर रहने लगे। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले फिलिस्तीन में यहूदियों की जनसंख्या 5% से भी कम थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते होते यहाँ संख्या बढ़कर 40% तक हो गई थी। यहूदियों के लिए एक अलग देश तो बनना ही था और जब फिलिस्तीन में काफी ज्यादा यहूदी आकर रहने लगे तब 1947 में यूनाइटेड नेशन 2 नेशन थियरी लेकर आई। यूनाइटेड नेशंस ने अपने प्रपोज्ड प्लान में फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का सुझाव पेश किया, एक हिस्सा यहूदियों के लिए और एक हिस्सा यहां रह रहे मुसलमानों के लिए। जेरूसलम की धार्मिक मान्यता तीनों मजहबों में है, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने इस शहर को इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रखने का सुझाव पेश किया। यहूदी लीडर्स बंटवारे के इस प्लान को मानने को तैयार हो गए, लेकिन फिलिस्तीन अरब्स के लीडर्स को फिलिस्तीन की जमीन का बंटवारा मंजूर नहीं था, तो उन लोगों ने इस सुझाव को मानने से इनकार कर दिया। अरब के इनकार के बावजूद 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीन के पार्टीशन प्लान के मुद्दे पर वोटिंग की। 33 कंट्रीज ने इस पार्टीशन के मुद्दे पर अपना फेवर दिया और 13 मेंबर कंट्रीज ने अगेंस्ट में वोट किया, जबकि 10 मेंबर्स कंट्रीज वोटिंग से दूर रहे। अरब नेशंस और फिलिस्तीन लीडर्स के रिजेक्शन के बावजूद यूनाइटेड नेशंस के बंटवारे के प्लान के मुताबिक इजराइल की स्थापना की गई और उसे इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलता रहा। 14 मई 1948 को वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव हेड डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की स्थापना की घोषणा की और वो इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इजराइल की स्थापना की घोषणा के बाद ब्रिटेन ने भी इस इलाके में अपना शासन वापस ले लिया। 14 मई को इजराइल ने स्थापना की घोषणा की और इसके लिए इसी दिन अगले 15 मई को 6 अरब देश इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान और सऊदी अरब ने मिलकर चारों ओर से इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल और अरब देशों के बीच हुए इस युद्ध को 1948 अरब इजराइल वॉर के नाम से जाना जाता है। युद्ध की शुरुआत में अरब देश इजराइल पर भारी पड़ रहे थे। लगभग 14 दिनों के युद्ध के बाद 29 मई को यूनाइटेड नेशंस ने दोनों पक्षों के बीच 1 महीने का शांति समझौता कराया। 1 महीने का यह शांति समझौता इजराइल के लिए निर्णायक साबित हुआ। इस महीने के दौरान इजराइल ने चोरी चुपके चेकोस्लोवाकिया से चोरी छुपे हथियार मंगाने शुरू कर दिए। अब उसके पास एक से बढ़कर एक हथियार जमा हो गए थे। इस दौरान इजरायली सेना ने आर्मी जवानों की संख्या भी दोगुनी कर ली। 8 जुलाई को इस युद्ध के दूसरे चरण की शुरुआत हुई और इसके बाद इजराइल की सेना अरब देशों पर भारी पड़ती गई। अरब देशों और इजराइल के बीच यह युद्ध कई महीनों तक चलता रहा। अरब देश पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए। हार के कगार पर पहुंचने के बाद 6 जनवरी 1949 को इजिप्ट इजराइल के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गया और 24 फरवरी 1949 को इजिप्ट और इजराइल के बीच युद्ध विराम एग्रीमेंट हो गया। इजिप्ट के बाद 23 मार्च को लेबनान, 3 अप्रैल को जॉर्डन और 20 जुलाई को सीरिया के साथ इजराइल का युद्ध विराम एग्रीमेंट हो गया। अरब देशों के द्वारा इजराइल पर अचानक हमला करना उनके लिए बड़ी भूल साबित हुई। यूनाइटेड नेशंस ने अपने पार्टीशन प्लान में फिलिस्तीन को जितना हिस्सा दिया था उसका 60% हिस्सा इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। अरब लीग के हाथ सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप लगा, जहां अरब लीग के द्वारा अल फिलिस्तीन गवर्नमेंट की स्थापना की गई। फिलिस्तीन का एक बड़ा सा हिस्सा अब इजराइल ने 1948 के युद्धों में हासिल कर लिया था और जो हिस्सा बचा हुआ था उसे वह 1967 के युद्ध में इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया था। 1949 के युद्ध विराम के बाद भी इजराइल और उसके पड़ोसी अरब देशों के बीच तनाव कायम था और यह तनाव कई मौके पर कन्फ्लिक्ट की वजह भी बना। 13 मई 1967 को सोवियत यूनियन ने इजिप्ट को यह गलत सूचना दी कि इजराइल सीरिया पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। 1955 के दौरान
इजिप्ट और सीरिया के बीच एक समझौता हुआ था कि यह दोनों देश किसी भी हमले की स्थिति में एक दूसरे की मदद करेंगे। तो जब इजिप्ट को यह सूचना मिली कि इजराइल सीरिया पर हमला करने जा रहा है, तब इजिप्ट ने युद्ध के लिए अपनी आर्मी जुटानी शुरू कर दी। मई के अंत में इजिप्ट ने जॉर्डन के साथ यह समझौता कर लिया। इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन यह तीनों देश मिलकर इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर ही रहे थे कि उससे पहले 5 जून 1967 को इजराइल ने इजिप्ट के एयरबेस पर सरप्राइज एयर अटैक कर दिया। इस सरप्राइज एयर अटैक में इजिप्ट का 90% एयरफोर्स स्ट्रेंथ डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बाद इजराइल की सेना ने गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला में ग्राउंड अटैक कर दिया। 5 जून के ही शाम इजराइल ने सीरियन एयरफील्ड्स पर हमला किया। अगले दिन 6 जून को ईस्ट जेरूसलम पर कब्जे को लेकर जॉर्डन और इजराइल की सेना के बीच युद्ध हुआ। 7 जून को इजराइल ने ओल्ड जेरूसलम सिटी पर नियंत्रण हासिल कर लिया और 8 जून को वेस्ट बैंक के बड़े शहर इजराइल के कब्जे में आ गए। जॉर्डन और वेस्ट बैंक को जोड़ने वाले 2 प्रमुख ब्रिज का नियंत्रण इजराइल ने हासिल कर लिया। 9 जून को इजराइल ने सीरिया के कब्जे वाले गोलन रीजन पर भी जबरदस्त हमला कर दिया था और अगले दिन 10 जून को गोलन पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। 6 दिन बाद ही यह युद्ध समाप्त हो गया। इजराइल और इजिप्ट के बीच 9 जून को ही सीज फायर समझौता हो गया। वहीं अगले दिन 11 जून को सीरिया के साथ यह समझौता हुआ। 6 दिन के खत्म हो जाने की वजह से इस युद्ध को द 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। 6 दिन के इस युद्ध के बाद फिलिस्तीन के पास जो वेस्ट बैंक, सनाई पेनिनसुला, ईस्ट जेरूसलम और गाजा स्ट्रिप बचा हुआ था, उसका भी ज्यादातर हिस्सा इजराइल के नियंत्रण में चला गया और इन इलाकों में रहने वाले लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी लोग इजराइल के नियंत्रण में आ गए। 1967 युद्ध के बाद फिलिस्तीन का ज्यादातर हिस्सा इजराइल के कब्जे में चला गया। इनमें से कई इलाके ऐसे भी थे जिस पर पड़ोसी अरब देशों का शासन था, उस पर भी इजराइल ने अपना कब्जा जमाया और आज भी उन सभी जगहों पर इजराइल का ही कंट्रोल है। तो ये थी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के विवाद की पूरी कहानी। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों जर्मनी के बजाय इजराइल अरब देशों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जर्मनी के हिटलर ने यहूदी लोगों के साथ जो किया वो इतिहास था। 1948 में जब उन्हें इजराइल में अपना नया घर मिला, तब इन लोगों ने अपने आपको यह इंश्योर करना था कि हिटलर ने यहूदी लोगों के साथ जो किया, अब उनके लोगों के साथ ऐसा कभी ना हो। और अगर कोई उनके साथ हिटलर जैसा कारनामा दोहरा सकता था तो वो अरब कंट्रीज ही थे। भले ही अरब कंट्रीज हिटलर जैसा नरसंहार नहीं करते, लेकिन जिस तरह से इजराइल की घोषणा के अगले दिन ही 6 अरब देशों ने मिलकर उस पर हमला किया था, अगर एक देश के रूप में इजराइल ने अपनी ताकत नहीं बढ़ाई होती और अरब से खतरों को नहीं पहचानता, तो शायद आज भी यहूदी लोग पूरी दुनिया में शरणार्थी के रूप में भटक रहे होते। और यही वजह है कि यहूदी लोग जर्मनी को छोड़कर अरबों के दुश्मन बन चुके हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपकी नज़र में इजराइल और फिलिस्तीन विवाद का समाधान कैसे हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।